पापा बहुत अच्छे से जानते थे कि ये आगे जाके संगीत में बहुत ही ज़्यादा जुड़ने वाला है। कोई भी चीज़ को पाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ तो आनी सामान्य है। वक्त है, वक्त की कदर कीजिए, आपका भी आएगा सबर कीजिए। नमस्कार, मैं रितेश। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने और छोटी सी उम्र में बड़ा नाम कमाने की चाहत एक ऐसा शख्सियत पैदा करती है जो अपने हुनर के दम पर एक मुकाम हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है। बांसुरी की तान पर अपनी जिंदगी की संगीत सजाने वाले इस बांसुरी वादक का नाम है यशराज। आज मुलाकात कराते हैं इस होनहार बांसुरी वादक से जिसने अपने जीवन में संघर्षों से अपनी सफलता को पाने के लिए अपनी कहानी खुद लिखा है और लिख रहा है। तो नमस्कार यशराज जी। यशराज, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ, आपके बारे में जानना चाहता हूँ और आप कहाँ से हैं और आपने ये जो बांसुरी बजाना एक अपना एक प्रोफेशन चुनने का ठाना या निश्चय किया, वो कब से? जी, मैं यशराज त्रिवेदी। मेरी उम्र 18 वर्ष की हुई है कुछ समय पहले ही। मैं 2007 में मेरा जन्म हुआ। बात यह है कि मेरे पिताजी जो एक अच्छे ज्योतिषी हैं, गुजरात के जाने माने ज्योतिषी में से एक है, रमेश चंद्र त्रिवेदी मेरे पिताजी। उन्होंने मेरे को बहुत ही कम उम्र से उन्होंने मेरी जो कुंडली वगैरह होती है उन्होंने देखी और उन्होंने कह दिया पहले ही कि यदि यह बालक अगर आगे जाके भविष्य में जब देरी से संगीत में अपना रुचि बढ़ाएगा, रस बढ़ाएगा, उससे अच्छा अगर ये अभी से जुड़ जाए तो बेहतर है। क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते थे कि ये आगे जाके संगीत में बहुत ही ज़्यादा जुड़ने वाला है, बहुत ही मतलब जुड़ जाने वाला है और इसके लिए कुछ करने के लिए तत्पर रहेगा। तो इससे तो ये पता चलता है कि शुरुआत से ही आपका एक विश्वास अपने पिता के एस्ट्रोलॉजी पे और साथ में अपने ऊपर ये रहा कि अगर मेरे पिताजी या मेरे गार्जियन जो कह रहे हैं हम अगर उसे मानते हैं तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये आपकी शुरुआत का एक रीजन रहा है, यानी मैं समझ सकता हूँ कि अब आपका आपके पिता की जो विश्वास है वो आपकी पहली सीढ़ी है। क्या ये सच है? जी, यह एक सच है क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवार से बिलोंग करता हूँ और बात यह है कि मेरा जो पूरा परिवार है, मेरे दादाजी से लेकर हर कोई तो इतना अपने परिवार में अपने पिताजी को इस प्रकार से सम्मान करते हैं कि यदि पिताजी बैठे हो तो वो खड़ा रहेगा उनके सामने, उनका बालक। तो इतना सम्मान उनके लिए, उतना आदर और उतना विश्वास हमारे खून में ही है। बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, जहाँ आज ये 17-18 साल का लड़का जो एक ऐसा उम्र जिसमें हम दुनिया की सारी शरारतें भी सीखते हैं, पढ़ाई अपना अपना करियर भी चुनते हैं, उस समय तक इसने एक अच्छा नाम हासिल कर लिया है अपने इस बांसुरी से और अपनी इस म्यूजिक की संगीत की कला से। और इसके साथ साथ आपने जो संस्कार, जो शिष्टाचार का परिचय अपना बताया है वो भी बहुत सराहनीय है। यशराज जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आप किस उम्र से ये बांसुरी बजाना सीखे? लगभग आज से 10 साल पहले मैं लगभग 9 वर्ष का था। तब मेरे पिताजी ने, मैं लगभग चौथी कक्षा में था, तो मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि तेरे को क्या सीखना है। तो मेरे अंदर रुचि आई और पापा ने मेरे को बताया। तो आप 9 साल की उम्र में आप पिताजी से इस तरह की डिस्कशन करने लायक सक्षम थे? मतलब आपको लगा कि हाँ, म्यूजिक नाम की भी कोई चीज होती है? क्योंकि आप जैसा बता रहे हो आपके पिताजी कोई संगीत में नहीं रहे, राइट? तो अगर मुझे तो 9 साल में कोई पूछता तो मुझे पता भी नहीं था संगीत मतलब क्या हो। जी, बात यह है कि बचपन से मतलब जैसे अभी जितना संगीत चल रहा है तो बचपन से शुरुआत हो गई थी। पापा को दिखने लग गया था ये सुबह उठते ही गाने सुनता और ये करता है, इसकी उंगलियां ऐसे चल क्यों रही है बात बात में। और फिर पापा ने उस टाइम पे कुंडली देखी तो पापा ने कहा कि ये संगीत में आगे जा सकता है। तो पापा ने उस समय मेरे को एज रैंडमली बस ऐसे मुझे शायद लगा कि वो ऐसे पूछ रहे, जेन्युइन सवाल कर रहे हैं या शायद मजाक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या सीखना है, संगीत में ऐसा कुछ करना है, संगीत सीखना है, ड्राइंग सीखनी, क्या सीखना है? तो संगीत सीखना है क्योंकि मैं उस टाइम पे संगीत से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ड्राइंग जैसा मेरे लिए कुछ है, ड्राइंग अच्छी चीज़ है, मेरे को आता है, लेकिन
संगीत से कुछ मेरा विशेष प्रेम रहा था। तो मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि संगीत में क्या सीखना है, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस बताए। फिर ये सीखना है, तबला है, पर मैं कुछ जल्दी समझ नहीं पाया। तो पापा ने मेरी कुंडली देखी और पापा ने इतना डीप रिसर्च करके मेरे को ये तक बता दिया कि इस इंस्ट्रूमेंट पे जा सकते हैं। उन्होंने मेरे को इतना तक बताया कि वो जो इंस्ट्रूमेंट हवा से चलता है, जैसे हारमोनियम है तो उसमें भ्रमण करके होता है, जो उसमें हवा भरते होते चलता है, हारमोनियम कह सकते हैं, फिर शहनाई कह सकते हैं, बांसुरी कह सकते हैं। तो उसमें पापा जानते थे कि ये जिस प्रकार का म्यूजिक सुनता है, जिस प्रकार के संगीत सुनता है, उस प्रकार से इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही रहेगा। तो पापा ने और उस उम्र से आपके पिताजी के आशीर्वाद से और आपके प्रयास से आपने जो सफलता हासिल की, सो अभी आप ये बता सकते हो कि आप इसमें क्या है, बांसुरी में क्या कोई लेवल होता है, क्या कैसे संगीत में अगर किसी को सीखना है तो इसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं, कौन सी क्लासेस होती हैं, और कैसे कैसे आप सीखते हैं, या कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो कैसे इस फील्ड में बढ़ते हैं? संगीत ऐसी चीज़ है कि इसमें अपने गुरु, कभी गुरु शिष्य परंपरा से सीखे जाने की सबसे खास चीज़ में से एक है, और इसे अपने गुरु से सीखा जाए उतना बेहतर है। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी दिखती है कि गिटार ले लिया और यूट्यूब से सीखना शुरू कर दिया, कब तक? गिटार तो मैं बताऊं, हमारे साथ के भी लड़कों ने गिटार एक ऐसा अट्रैक्शन, म्यूजिक का अट्रैक्शन का एक चीज ऐसा बन गया था कि अगर कॉलेज में हमें लड़कियों से दोस्ती करनी है तो ये एक माध्यम बन गया था, गिटार सीखी और लड़कियों से। एक्चुअली इस समय की बहुत सारी युवा पीढ़ी जो है वो यही सोचती है कि अगर गिटार लेना है, सीखना है, बस इसी पर्पज से किसी कारण से सीखना वो है। कौन सी मूवी आई थी जिसमें शाहरुख खान गिटार बजाता है, और उसके बाद से ये परंपरा ज्यादा चली आ रही है। परंतु बांसुरी का संबंध हमेशा इससे हमारे संस्कृति के संगीत से रहा है। एक्चुअली इसका कारण हमारे प्रभु है, हमारे श्री कृष्ण जी, तो उनकी वजह से बिल्कुल आपने सही बात की। यदि हमारे जो ईश्वर है वही ऐसे मतलब वाद्य यंत्र को चुनेंगे तो हमारा तो विशेष प्रेम जुड़ा ही रहेगा। तो आपको भगवान कृष्ण के जो भी म्यूजिक दिखाते हैं बांसुरी बजाने का, उस टाइप की कोई एक बार बजा सकते हैं? बहुत ही सुंदर यशराज जी। आपके नाम यशराज का मतलब क्या है? क्या यश का मतलब यही होता है जो सम्मान मिलना, और ये जो होता है अंदर से एक प्रतिष्ठा अलग से मिलना। क्या आप अपने गुरु के बारे में थोड़ा बताना पसंद करोगे? जी, एक्चुअली मैं सूरत से जहाँ से सीखा हूँ यहीं से, तो यहाँ पे मेरे गुरु जो है राधे गुरु, जो जिससे कि मेरे को पिछले मैं 9 साल से सीख रहा हूँ। मैंने लगभग अपने 2 से 3 बार मैंने गुरु बदले हैं, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने किसी के पास सही व्यक्ति मेरे को मिला तो मुझे लगा कि नहीं, यहीं से मेरा इम्प्रूवमेंट शुरू होगा। आई थिंक लास्ट 2 साल के अंदर ही मेरा जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उतना पिछले 9 साल में भी नहीं हुआ है। शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपने जो इतने गुरु के पास जाने के बाद आपको फाइनली एक ये समझ में आया कि हाँ, ये मेरे गुरु हैं जिनके पास मैं सीख सकता हूँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इस 2 साल के पीरियड में आपने प्रयास ज्यादा किया, उन गुरु जी के साथ आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा था, या एक सही गाइडेंस की जरूरत थी जो ये 2 साल में मिला? एक्चुअली बात ये दोनों है, क्योंकि मैं संगीत पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन इतना कि मेरे को बांसुरी बजाना आता है, बट ये नहीं जानता था कि इसके अंदर इतना कुछ होता है। लेकिन जब मैं मेरे राधे गुरु जी के पास गया तो उन्होंने मेरे को इतना डीप नॉलेज इसमें मेरे को उन्होंने दिया एक एक राग के विषय में। उन्होंने जैसे बहुत ही प्रसिद्ध राग है राग यमन, जिसमें के नाते और जैसे बहुत सारी कंपोजिशंस बनी हुई है, तो उन्होंने मेरे को राग यमन के विषय में उन्होंने लगभग 5 से 7 महीने सिर्फ राग यमन कराया। तो इतना कराया कि
कि मेरे को राग यमन के अलावा आने वाले कितने रागों में मैंने एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया। और सच कहे तो जैसे मैं कहीं सीखता था तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे पेड करके हम जाते हैं और 1 घंटा क्लास लेते हैं, 2 घंटा लेते हैं, इतना लेते हैं। इसी चीज़ के पीछे लगना, जैसे अपने आजकल यूजुअली क्या होता है कि अपने कहीं पे सीखने जाते हैं तो 1 घंटा क्लास होता है, 1 डेढ़ घंटा होता है। मेरे गुरुजी ने सोच लिया था कि उनको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो अपना 100% म्यूजिक में दे सके। उनको ऐसे नहीं चाहिए था कि हाँ बस संख्या बढ़नी चाहिए और पैसे की। तो यशराज जी, जो अभी आपने बीच बीच में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी किसी गाने का या किसी किसी धुन का जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को एक दो लाइन सुना के वो बताएं। जैसे आपने अभी एक चर्चा की मोह मोह के धागे, राइट? सो एक लाइन उसका एक बार आप बता सकते हैं? ये राग यमन बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है और बहुत ज्यादा लोगों को ये पसंद आई थी। ये भी सबको पसंद आई थी, तो जरूर सुनिए। बहुत ही सुंदर यशराज जी। यहाँ लोगों का माइंड मैंने देखा कि व्यापार और फैक्ट्रियां, कपड़े, इस चीजों में बहुत ज्यादा है। एक्चुअली सूरत में स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं खुद यहीं का पला बड़ा हूँ, यही मेरी जन्मभूमि है, तो मैं यहाँ की बुराई तो नहीं कर सकता। यहाँ से मुझे इतना कुछ मिला है कि जो जिसके लायक भी नहीं है। तो मैं अपने शहर का, हमारे शहर की तापी नदी का मैं धन्यवाद करूँगा, प्रणाम करूँगा कि मुझे इतना कुछ अपने शहर से मिला। ये बहुत अच्छा शहर है, लेकिन यहाँ के जो वातावरण है उस हिसाब से यहाँ पे संगीत बढ़ सकता है, लेकिन इतना नहीं जितना मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में। जी बिल्कुल। आप क्या करना चाहते हैं? आप इसमें कैसे अपना इसको लाइफ में क्या देख रहे हैं? आप इस संगीत के थ्रू आप क्या करना चाहते हैं? बात यह है कि जब मैंने संगीत की शुरुआत की थी तो मैंने अपने लिए ही की थी। मेरे को लगा था कि बहुत बढ़िया चीज़ है, करनी चाहिए। और करते 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 जब मेरे को इसमें समझ आने लगा, थोड़ा बहुत नॉलेज मिलने लगा, और मैं जब मुंबई जाने लगा, मेरी इंस्पिरेशन पारसनाथ गुरु जी रही है। और उन पारसनाथ गुरु जी की वजह से कहे तो मेरा प्लेइंग स्टाइल और बहुत कुछ में बहुत बड़ा अंतर आया। तो उनको देख के मेरे को लगने लगा कि संगीत अगर सीखना है तो इसलिए सीखना है कि हम संगीत, शास्त्रीय संगीत में या भारत के संगीत की परंपरा में हमको योगदान दे सकें। आजकल जितने फिल्मी गीत है और जिसमें बांसुरी का जितने भी पीस आते हैं, हमें कितनी बार इतने अच्छे लगते हैं कि दिल को छू जाते हैं। तो संगीत में भी मैं ये मान लूँ कि एकलव्य जैसे शिक्षा लेने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी बात है ये। हमने आज तक सिर्फ ये किताबों में, कहानियों में ये चीजें सुनी थी कि ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार भारत की संस्कृति में, किताबों में, पुराणों में लिखे और देखे जाते थे, या सुना था। मैंने सच बताऊं, आज का जनरेशन है जिसको हम जेनजी अल्फा के नाम से जानते हैं, आई थिंक आप भी जेनजी में ही आते हो। जी, लेकिन मैं खुद उनसे बहुत नफरत तो नहीं कह सकते, लेकिन दूर है, सही नहीं लगता, वो दूर रहता हूं। तो उस जनरेशन में भी आपके पास भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए और ऐसी चीजों को उसी पद्धति में चलने वाले लोग भी हैं हमारे यशराज जी। मतलब ऐसे गुरु जी को मान के अपनी शिक्षा, अपनी कला को एक हुनर के रूप में को हुनर दे रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, जिनसे शायद वो कभी मिले भी नहीं, राइट? पारसनाथ जी से अभी आप नहीं मिले। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा आपसे कि आप जब भी गुरु जी का नाम लेते हैं किसी का, तो आप उनको लाइक यू ट्राई टू टच योर नियर बाय ईयर एंड टच करते हैं, व्हाट इज दैट? इट्स अ रिस्पेक्ट और व्हाट? एक्चुअली जितने भी हम संगीतकार हैं, तो यदि किसी हम बड़े लेजेंड्स का नाम लेते तो हम पहले ही क्षमा मांग लेते कि हम उनके नाम लेने तक के लायक नहीं हैं। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है पहले किसी भी कला को सीखने के पहले हमें उस कला के संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को सिखाया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के। सही है, क्योंकि हमें गुरु की इज्जत कैसे करनी है, गुरु के नाम के पहले क्षमा मांगना है, ये सारी चीजें पहले सिखाई जाती है। किसने बताया? जी,
कि हमारे परिवार में हम ब्राह्मण फैमिली से है, तो जैसे मैं बहुत बचपन से अपना लॉकडाउन का समय गया है, तो मेरे पिताजी की वजह से मेरे अंदर इतना बड़ा फ़र्क आया, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को चाणक्य नीति, भगवत गीता, ये सारी मेरे पापा ने मेरे को इतनी पूर्ण रूप से मेरे को पढ़ाई समझाई, चाणक्य नीति से लेकर और बहुत किताबें, और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को, जैसे हम ब्राह्मण हैं, मुझे सुबह संध्या पूजा पाठ होता है, तो मेरे पापा मेरे को सुबह 5-5 बजे उठा के जबरदस्ती, शुरुआत में मेरे को लगता था ये क्या है, मैं चले उठा रही हूँ ब्राह्मण, तो उन्होंने मेरे को बहुत इस विषय में मेरे को इतना समझाया कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, संस्कार हमें रखने पड़ेंगे, हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। संस्कारों को मेंटेन रखना और उसको आज को चलाना, और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे माँ बाप को जिन्होंने जेनजी, जो आज का एक नया जनरेशन निकल गया है, वहां तक वो संस्कार कंटिन्यू किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके पिताजी को, और हमारा प्रणाम है ऐसे परिवार को और ऐसे माँ बाप को जो आज भी एडवांस बनने के दौड़ में नहीं दौड़ रहे हैं और संस्कारों को लेके चलते हैं। मैं उन लोगों के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ जो संगीत में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जैसे आप बांसुरी वादक हैं, और इसके लिए एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन अगर मैं लेना चाहूँ कि किसी को बांसुरी सीखनी है या कोई म्यूजिक सीखनी है तो उसे क्या करना चाहिए, और क्या ये जो आजकल लोग यूट्यूब से सीखना शुरू कर दिए हैं वो सही है, या मुझे गुरु के पास जाना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। बात ये है कि यूट्यूब से हम हर एक चीज़ नहीं सीख सकते। जैसे अगर हमको धनुष चलाना सीखना है तो कोई हमें नहीं सिखा सकता सिर्फ वीडियो देख के कि धनुष पकड़ा कैसे जाता है। अगर हम देख के भी पकड़ रहे हैं तो शायद हम गलत पकड़ रहे हैं। जैसे अगर मैं बांसुरी पकड़ भी रहा हूँ, यदि अगर मैं बजा भी रहा हूँ तो बेसुरी है, सुरीला बज रहा है, स्वर सही है या ट्यूनिंग आगे पीछे क्या है, वो एक परफेक्ट गुरु ही बता सकता है। और दूसरी बात ये है कि यदि अगर हमें संगीत सीखना हो तो हमारे आसपास के जितने अच्छे गुरु हैं उनके पास जाना चाहिए। गुरु सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम जिस प्रकार का संगीत सीखना चाहते हैं उस प्रकार का है या नहीं। क्योंकि जैसे घराना होता है तो संगीत में घराना अलग अलग टाइप का होता है, जैसे मैयर घराना, फिर बनारस घराना, तो ये सब घराने का अलग प्लेइंग स्टाइल है। और ये जैसे साउथ का आपने प्लेइंग सुना होगा, इतना अद्भुत होता है, वो पूरा चलता है, कितना फास्ट चलता है। हरिप्रसाद गुरु जी का है तो उनका कितना एकदम शांत, एकदम स्मूथली, यदि चालू हो जाए तो नींद आने लग जाए, इतना प्यारा कि बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसा ही चीज़ सीखो। और जैसे रॉक स्टाइल का प्लेइंग है, सबका अलग अलग होता है, तो हम किस प्रकार का संगीत सीखना चाहते हैं और कैसा हमें पसंद है, उस प्रकार के पहले गुरु को हमें नमन करके जुड़ना पड़ता है उनसे, और उसके बाद ही सब संभव हो पाता है। हमारी बिटिया भी भरतनाट्यम सीख रही है, तो मैंने उसके अंदर जिस गुरु के पास वो जाती है उसके अंदर भी मैंने ऐसे कुछ संस्कार देखे हैं कि कोई भी भरतनाट्यम का कोई भी नृत्य शुरू करने के पहले उसका झुक के उसका नमस्कार करने का, प्रणाम करने का तरीका अलग होता है। उसके अंदर जो अपने टीचर को, अपने गुरु को जो रिस्पेक्ट देने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। वो बजाने से हम अपने कल्चर को भी थोड़ा पुश कर रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। क्योंकि बात ये है ना कि जैसे भारतीय शास्त्रीय कोई भी परंपरा है, हम नृत्य सीखे, कोई भी कला सीखे, या हम सामान्य तरीके से कोई भी अपना शिक्षा ग्रहण करे, पढ़ाई करे, तो जैसे गुरु के पैर छुए जाते हैं और ये सब होते, ये अन्य देशों में मिलना ना के बराबर है। मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा। मुझे पहले एक बार के लिए मुझे ओ माय गॉड का एक बांसुरी का बड़ा प्यारा गीत था, एक बार मुझे वो दर्शकों के लिए एक लाइन एक बार बजा सकते हैं। हमारे इंस्पिरेशन से पारसनाथ गुरु जी के द्वारा ही बजाई गई है, और मेरे को खुशी होगी कि मैं उनकी कंपोजिशंस प्ले कर सकूं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत
बहुत अच्छा यशराज जी। यशराज जी, आप ये बता सकते हैं कि आपके लाइफ में यहाँ तक पहुँचने में कितने संघर्ष करने पड़े, क्या परेशानी हुई? जी, संघर्ष ये करना पड़ा कि बात ये है कि मतलब कोई भी चीज़ को पाने के लिए बहुत कठिनाइयाँ तो आनी सामान्य है, लेकिन जैसे सही गुरु मिलना और किस प्रकार से रियाज़ करना, किस तरीके से रियाज़ करना और कैसे रियाज़ करना, उसके बाद संगीत में क्या सीखना, क्या नहीं सीखना, कौन से समय पे क्या करना, वो भी मेरे को बहुत लंबे समय बाद पता चला। और दूसरी बात ये है कि कितनी मतलब बात ये है कि जब मैं ये सीख रहा था तो मेरा बचपना का दौर चल रहा था, तो उस समय मैं थोड़ा खेल कूद में और इन सब में थोड़ा जुड़ा हुआ था, जब तक मैं इसको दिल से नहीं समझ पाया। और इसका कारण भी है कि राधे गुरु जी की वजह से, तो जब तक दिल से नहीं समझ पाया इस चीज़ को, तब तक मैं यही कि चलो दोस्त के साथ खेल लेते, प्रैक्टिस आज नहीं हुई, रियाज आज नहीं हुआ, चल। वास्तविकता है ये जो आप जिस उम्र में आप ये सीख रहे थे, हमने तो म्यूजिक और किसी कला का नाम भी नहीं अच्छे से सुना था। सो आपके परिवार में आपके पहले भी कोई है जो म्यूजिक से रिलेटेड? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि जनरेशन से ये गॉड गिफ्टेड चला आया, इट्स समथिंग जो आपसे ही शुरू हुआ आपके परिवार। जी। अच्छा, तो आपको शायद ये एक चीज़ है जिसके लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। जी। अभी आप सूरत में ही सीखते हैं? जी, मैं सूरत में भी सीखता हूँ और मुंबई भी कभी अप डाउन करता हूँ। और यहाँ तक कि सीखना ऐसी चीज़ है कि मेरे को जितना गुरु जी के पास सीखा हूँ मैं, गुरु जी से ज़्यादा तो मैंने अनुभव लेके सीखा है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेजर, माइनर, राग, ये राग, वो राग, ताल के बारे में नॉलेज, सम, पकड़, और ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैंने जितना गुरु जी के पास सीखा उतना एक्सपीरियंस मैंने करके सीखा है। कि मैंने आज तक जितने शोज़ किए और जितना भी किया, शुरुआत में मैंने इतनी गलतियाँ की, जैसे गाना किस प्रकार से कितनी लाइन 2 बार बजाना, कितनी 4 बार बजाना नहीं जानता था। उसके बाद धीमे धीमे मुझे अपने से जो बड़े म्यूजिशियंस हैं, सीनियर म्यूजिशियंस हैं, तो उन्होंने मेरे को सिखाया, गलती हुई है कोई बात नहीं, ये करना वो करना, इस प्रकार से। कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने जो मेरे खिलाफ हो गए थे कि ये क्या बजा रहा है, इसको बजाने का तरीका होता है क्या। तो इन सब में कठिनाइयाँ आना सामान्य है। तो आप बताए हैं, आपने जैसे बातों बातों में बताया कि आप बॉम्बे जाके सीखते हो, तो आप सूरत से बॉम्बे अप डाउन करते हो सीखने के लिए, इस क्लासेस के लिए? जी, एक्चुअली मैं सुबह जैसे निकल जाता था ट्रेन पकड़े, मेरे एक मित्र है पियानिस्ट है, तो उनके साथ मैं निकल जाता था सुबह। और मतलब वो कहते थे कि मैं ट्रेन बुक करा दिया है तो अपने चलते हैं, ठीक है। 2-3 दिन पहले हम सोचते और फिर वो मेरा जो मतलब ऐसा बड़े भाई की तरह मैं उन्हें देखता हूँ, वो बुक करवा देते थे, फिर हम चलते थे साथ में। और सुबह जाते थे, 4 बजे की ट्रेन पकड़ते थे, लगभग 9 बजे के आसपास पहुँच जाते थे। थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, थोड़ा घूम लिया, और ऐसे ही टाइम पे जाते थे जब उधर कुछ म्यूज़िक का नया हो ही रहा हो, मतलब जैसे किसी अच्छे लेजेंड्स का कोई क्लासिकल शो चल रहा है, तो ऐसे दिन वहाँ पे मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे म्यूज़िक का कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कभी कुछ फंक्शन चल रहा है, कोई म्यूज़िक का सेमिनार चल रहा है, तो हम ऐसे ही दिन ही जाते थे। तो सुबह का लगभग समय निकल जाता था और शाम को मैं अपना सेशन भी कंप्लीट करके आ जाता था। तो आप महीने में कितने क्लासेस होते हैं आपके बॉम्बे के? जी, वो ऐसा है कि जब मेरे को जाना है उस प्रकार से मैं एक दिन पहले फ़ोन करके जाता हूँ, लेकिन अब तो पहले मैं जाता था कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन इस प्रकार से करके। अब तो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि साथ में जैसे होता है ना काम और ये सब आ जाना, इसलिए शायद बड़े जितने भी लोग एल्डर्स हमारे कह के गए हैं कि कभी मतलब पढ़ाई करते करते या सीखते सीखते इन सब चीज़ों में काम में या नहीं पड़ना चाहिए, वरना फिर वो एक चीज़ अधूरी रह जाती है। वो सही है। तो मतलब आप पहले बता रहे हो कि हफ्ते में 2 बार आप बॉम्बे अप डाउन करते थे क्लासेस सीखने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है कि अगर एक बंदा सूरत से बॉम्बे तक जा रहा है और शाम की क्लास करके फिर वापस आ रहा है, और उसके अलावा आप शायद जॉब भी कर रहे हो। जी। तो आप जॉब भी कर रहे हो, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, संगीत पे पूरा समय भी दे रहे हो, ये खुद में एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हो जाता है। अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ, जो बच्चे आपकी उम्र में अभी घूमने जा रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, हॉलिडे मना रहे हैं और गेम खेल रहे हैं, तो मतलब ग्रेट, आपका अचीवमेंट एक्चुअली मतलब सराहनीय है। यशराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आपके पास फिर से आएंगे और आपसे निवेदन फिर से करेंगे कि आप दिल्ली आइए या किसी भी शहर में, ऐसे शहर में जाइए जहां आपका शो होता है, तो हमें ज़रूर बताइए, हम ज़रूर आपको कवर करने आएंगे। जाते जाते दर्शकों को आपका कोई एक फेवरेट और जो सबसे अच्छा सॉन्ग हो वो एक बार लास्ट सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बांसुरी है ही ऐसी कि हमें बांध के रख ली है। तो लास्ट एक बार मुझे कोई एक दर्शकों को एक गाना। जी ज़रूर। अपने हमारे सोनू निगम जी हैं, उनका एक बहुत अच्छा, शायद आपको पता होगा कि अभी मुझ में कहीं,
अजय अतुल जी का कंपोजिशन है जो बहुत प्यारा है, तो ज़रूर उसकी 2 लाइन दर्शकों सुनाना के चाहूँगा। लिए मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि ये आज का आखिरी यहाँ पे आप लोगों के लिए यशराज जी ये सॉन्ग कर रहे हैं। उसके बाद हमें यशराज जी को नमस्कार करना पड़ेगा और फिर जब भी हम इनसे मिलेंगे दर्शकों को जरूर से इनका और आगे गाना सुनाएंगे और बातें सुनाएंगे। धन्यवाद। समय देने के लिए और अपने संगीत रस से सबको हिला के रख देने के लिए यशराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।